नमस्कार। फिर से हम ब्लैक होल में से आपको देख रहे हैं। आज फिर से हम अकेले में आपसे सीधे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे पति और पत्नी के बीच कहाँ जाके तनाव पैदा होता है, पत्नी और पत्नी के बीच कब दरार पैदा होती है, पत्नी और पत्नी के बीच बोरिंग डिस्टेंस कब आता है कि बोर हो जाता है इंसान अपनी बीवी से या पति से। आज इसी पे बात करेंगे। कोई इतिहास या हिस्ट्री, कोई आध्यात्मिक नई बात होगी, सब फैमिली पे ही बात होगी। दरअसल आप लोग संसारिक हो, फैमिली में जीवन जीना आपकी एक दुनिया है। हम लोग वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, हमारे लिए फैमिली नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पर बिना फैमिली से होते हुए हमने जहाँ पहुँचना है, हर व्यक्ति को नहीं, चलो हर व्यक्ति ना सही, चंद लोग ही ब्रह्म ज्ञान तक पहुँच पाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान, देवी देवताओं का ज्ञान, आकाश का ज्ञान, सूरज चांद तारों का ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं। अपना ज्ञान, एक छोटी सी फैमिली, बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, इनका इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इसकी फीलिंग, यही ब्रह्म ज्ञान है। अगर इंसान अपने आप को जान जाए, एक छोटे से परिवार, बीवी, बच्चे, पति, माता पिता, इनका क्या इमोशनल होता है हमारे मनोमंडल पर, अगर इसी की अनुभव पूरी तरह आपको हो जाए तो आप ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं। बिना इन चीज़ों की नॉलेज हुए आप भले कितनी ही बड़े बड़े देवी देवताओं की कथा करना जानते हो, पाठ पूजा करने वाले हो, योग के मास्टर हो, आप ब्रह्म ज्ञानी की शोर तक नहीं पहुंच सकते। तो आज हम बात सिर्फ पति और पत्नी के बीच की ही करेंगे। बहुत लंबी कथा हो जाती है, फिर जितना छोटा हो उतना असरदायक होता है। तो आज हम कपल पे ही बात करेंगे, न्यू कपल या ओल्ड कपल। ये बातें आपको होगी थोड़ी सी टाइट भी हैं, थोड़ी सख्त बात भी होगी। सख्त का मतलब शायद आपने उस बात को कल्पना में नहीं सोचा नहीं होगा, शायद आपका मनोमंडल इतना कमज़ोर होगा कि आप वो मानना भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहोगे। पर इससे क्या होता है, अगर जहर है तो जहर को जहर देखना होगा, उससे छुप के बैठ जाने से आप बच नहीं सकते। हर गर्म और सर्द को जानना होगा, यही ब्रह्म ज्ञान है। हिंदुस्तान में पति और पत्नी के बीच कौन से कारण हैं जो दरार पैदा होती है। ये जो वेस्टर्न देश है, अमेरिका, कनाडा, ये बड़े बड़े देश जिसे हम एजुकेटेड देश कहते हैं, बहुत हाई फाई देश कहते हैं, यहाँ पर पति और पत्नी के बीच बोरिंग कब आ जाती है, कब डिस्टेंस आ जाता है, कब वहाँ दरार पैदा होती है, इसका क्या कारण। दोनों के बहुत डिस्टेंस है, बहुत चेंज है, वहाँ कुछ और है। हिंदुस्तान में डिवोर्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा 40%, 30% लोगों का। यहाँ 95% डिवोर्स होते हैं। हर 6 मंथ बाद नई फैमिली, नया लाइफ होती है। ये क्या कारण है, इस पर हमने रिसर्च किया है। मैं 10-12 सालों से इन देशों में घूम रहा हूँ, तो मैंने पुरानी हिस्ट्री का इतिहास खोलने की, देखने की, बड़े बड़ी किताबें पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। ना समझ लो मुझे पढ़ना ही नहीं आता।
पर मैंने लाइव आंखें खोल कर देखा, सबको फीलिंग किया है क्या सत्य है क्या। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बातें करेंगे जो जीवन में हमारी फैमिली में कि पति और पत्नी के बीच का जो डिस्टेंस कैसे हो जाता है, कैसे हम एक क्षण में इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। यानी दुनिया में एक बात बताऊं आपको, रिश्ते नाते कहते ना, रिश्ता सिर्फ एक ही है, वो है पति पत्नी का। माँ बाप का कोई रिश्ता नहीं होता, बच्चों का कोई रिश्ता नहीं होता, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्ता सिर्फ पति और पत्नी में। ये दोनों अलग अलग ब्लड होते हैं, डीएनए अलग अलग होते हैं दोनों। इनका आपस का तालमेल, एक साथ रहना ही एक महायोग होता है। एक चुनौती समझ लो आप, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा समझ लो जीवन की। यहीं से तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा। तुम कितनी नेगेटिविटी बर्दाश्त कर सकते हो, वही तुम्हारा आने वाला समय राजयोग पाना है। तो ये जो पति पत्नी हिंदुस्तान में जो लोग हैं, उनका रवैया आपस में रहने का क्या है, उनकी भावना, उनका इमोशनल फैमिली से कैसा जुड़ा होता है। ये जो अमेरिका देश है, जो देश है, इनमें पति और पत्नी का इमोशनल कैसे जुड़ा होता है। हिंदुस्तान में पति और पत्नी के बीच जब दरार आती है, पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा, दोनों बहुत गुड है, ईमानदार है, दोनों समझदार हैं, फिर भी उनके लाइफ में दरार कैसे पैदा होती है। जो पत्नी है वो अपने पति को कहती है कि तुम मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे बंधु, उनका सम्मान करो। ये बीवी अपने पति पे थोपती है और पति अपनी बीवी को कहता है कि तुम मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्तेदारों का सम्मान करो। यही तलाक का कारण है, यही रिश्ते में दरार पैदा करती है। इसी से ही आपके बच्चे भीख पैदा होंगे। तुम अपने घर में कोई सूरमा या योद्धा नहीं पैदा कर सकोगे। जो सम्मान है ना, वो सम्मान करवाया नहीं जाता, हृदय से किया जाता है। जबरदस्ती सम्मान आतंक ही है। चाहे तुम अपनी बीवी को बोलते हो, शिक्षा दे रहे हो, देखो ये सम्मान जो है ना, सामने वाला व्यक्ति अगर हृदय से खिला नहीं, दिमाग से खाली नहीं, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, बाप हो, कोई भी रिश्ता हो, उसके आगे सर, देखो सर तो हम बहुत से लोगों के आगे झुकाते हैं। जब कोई रिश्तेदार मिलता है, बड़ा बुजुर्ग मिलता है, उसके पाँव हाथ लगाते हैं, नमस्कार करते हैं। वो एक रस्म है, दुनियावी रस्म, पर वो समर्पण नहीं है, वो कोई झुकाव नहीं है, वो कोई सम्मान नहीं है। वो एक दुनिया में रीत है, मॉर्निंग, नमस्कार, ये सब। एक्चुअली जो सम्मान है, जो रिलेशन में आता है, वो तभी हो सकता। देखो मैं आपके सामने माथे पे तिलक लगा के बैठा हूँ, शायद आध्यात्मिक बातें करता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करता हूँ। अगर मेरा हृदय अच्छा नहीं, मेरा दिमाग अच्छा नहीं, हृदय में, दिमाग में कोई शैतानी है, मेरा रिलेशन आपके साथ कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो, आपका सर मेरे आगे नहीं झुकेगा। आप चाह के भी मेरा सम्मान नहीं कर पाओगे। होमवर्क कर लो कि आज मैंने सम्मान करना है, उनके आगे झुकना है, उनको मैंने स्वीकार करना, कर ही नहीं पाओगे आप। क्योंकि तुम में कमी नहीं, कमी मेरे में है। मेरा हृदय, मेरा दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं कॉमन नहीं हूँ, मैं कोई ना कोई अपने अंदर लेके बैठा हूँ। उसके वेव्स आपके मनोमंडल पर असर करेंगे। जब हम किसी को कहते कि तुम इसका सम्मान करो, ये ज्ञान है, उसको भी पता है मैंने इस रिलेशन का सम्मान करना, पर हो ही नहीं पाता। क्योंकि जिसका तुम सम्मान करना चाहते हो, उसके हृदय में क्या है, उसके दिमाग में क्या है।
ये तुम्हें अपने आप तुम्हारे हृदय को महसूस, सिर्फ वो तुम ही जान पाओगे, किसी को बता भी नहीं पाओगे। ना चाहते हुए भी तुम सम्मान नहीं कर पाओगे। सम्मान तुम किसी से करवा रहे हो, ये तुम खुद देखो। जिससे तुम्हारा अटैचमेंट है उससे तुम्हें होगा प्रेम, तुम्हारी वीकनेस होगी, सामने वाले को उससे क्या लेना देना। ज़्यादातर मैं आपको इंडिया की बातें अभी करने जा रहा हूँ। इंडिया का जो रहन सहन है, लोगों की सोच है, सोच क्या है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे महात्मा लोगों ने ये प्रचार किया हुआ है, शिक्षा दी हुई है, उसी पर चल रही है दुनिया। हज़ारों साल जो बाबे मर गए, उन लोगों ने जो जो बोला हुआ उसी पे वो पूरने डाल दिए, लाइन बना दी, उसी पे चल रहे हैं। आजकल का जो ट्रेंड है, जो आज की जो सिस्टम है, यंग बच्चे हैं जो, शायद मुझे लगता है कि 50 साल पहले ऐसा नहीं होगा। तब वेदर ऐसा था, खाना पीना ऐसा था। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारी इंद्रियां सिकुड़ी हुई हैं, खुल ही नहीं पाए हम, ना अपना विकास कर पाए। पर किताबों से हमने बड़ी बड़ी बातें सीख ली। इंद्रियों को नहीं हमने विकास किया, पर अपनी एजुकेशन का बहुत विकास किया। एक लड़का, मैंने ये देखा है, नहीं देखा नहीं है, एक लड़का, हर व्यक्ति की अपने माता पिता से बहुत अटैचमेंट होती है, ये ब्लड का स्वभाव है। तो जब लड़के की शादी होने से पहले जो रिलेशन होता है, हमारा रिश्ता होता है किसी लड़की के साथ, तो हम लड़की से शादी से पहले टेलीफोन पे बात करते हैं। पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, हम टेलीफोन पे बात करते हैं। अभी हमारी एंगेजमेंट हुई है, शायद एंगेजमेंट नहीं हुई, हमने पसंद किया है एक दूसरे को कि हमने आगे लाइफ बितानी है, एक जीवन साथी बनना है, लंबी लाइफ हम एक साथ बिताएंगे। तो जब टेलीफोन पे बात करते हो, जब आमने सामने बात करते हो, उस वक्त आपका क्या रवैया होता है बात करने का, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी होने वाली पत्नी के साथ या पति के साथ, तो आप यही बोलते हो कि बस मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, बस मेरी लाइफ पूरी हो गई, मुझे तुम पसंद हो, आई लव यू, ये ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं। अभी शादी से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 मंथ पहले या 1 वर्ष पहले, जब ये जो डायलॉग है, मुझे तुम्हारा जीवन साथी चाहिए था, बस तुम्हारी जैसी सोच चाहिए थी, मेरी जीवन जैसे, तो लगता है कि इसके ऊपर कुछ नहीं, बस फुल स्टॉप है। फिर क्या होता है, एक दिन शादी होती है। जब शादी होने पर वो लड़का अपनी बीवी को जब शादी कर कर घर लाता है, घर लाके किसी सिंहासन पे बिठाता है, पहला दिन, दूसरा दिन, जब सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं, पति और पत्नी और माता पिता, भाई बंधु, चंद लोग ही फैमिली के घर में रह जाते हैं, फिर वो व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंटी दिखाता है, अपना ज्ञान दिखाता है, अपनी दरियादिली दिखाता है। तो अपनी दरियादिली किस तरह से दिखाता है, तो अपनी बीवी को कहता है कि भगवान, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमने इस मेरी माँ, मेरे बाप की सेवा करनी है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसी दिन उस बीवी की कोख में जहर पैदा हो जाता है। जब व्यक्ति कहता है उसको, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता, मेरे पिता, इन्हीं की सेवा करनी है, बस मुझे तुमसे कोई भी इच्छा नहीं। उस औरत की, उस पत्नी की कोख में कहीं ना कहीं जहर, फिर जब बच्चे पैदा होते हैं, वो शायद लड़की बताएगी नहीं आपको, वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। तो ये जो आप थोड़ा इस पर होमवर्क करके सोचना, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम मेरे माता पिता का, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ऑटोमेटिक ही हमारा हृदय किसी के आगे झुकता है। उसको कोई नॉलेज से, ज्ञान से, ये स्वाभाविक चीज़ें हैं जो हमारे हृदय की मन, शांत मन खींचता है, या अच्छा मन खींचता है। सामने वाले व्यक्ति का मन, अरे
तुम किस तरह से जानते हो कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप बहुत गुड व्यक्ति है? वो तुम्हारे लिए होंगे, तुम्हारी अपनी फिजिकली है। परमात्मा कहते हैं कि भाई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ ने पड़ोसियों का जीना हराम किया हुआ है। ईश्वर को कोई लेना देना नहीं तुम्हारी माँ से तुम्हारा कितना इमोशनल है, जो तुम्हारा माँ के साथ कितना इमोशनल है। वो तो ये देखता है कि मैंने जो तुम्हें ये जवानी दी है, ये पर्सनैलिटी दी है, ये कितनी माँओं तक सीमित है। ये ध्यान इस तरफ जाना होना चाहिए। जब आप ऐसा शब्द बोल देते हो बीवी को, तो फिर उसके बाद दरार वो शुरू हो चुकी है। फिर वो धीरे 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 वो तड़कती बड़ी होती जाती है। फिर वो लड़की भी सही बात बोलती है, मेरा ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरी मदर, मेरा फादर, ये दोनों एजुकेटेड हैं, बीवी भी एजुकेटेड है। दोनों एजुकेटेड होने से तुम कामयाब नहीं हो जाते। इंद्रियों का विकास होना बहुत जरूरी है। खुला हुआ हृदय, खाली दिमाग। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान तुम्हें तुम्हारी बीवी ही दिला सकती है। तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी, जिसके बाद बीवी नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। बीवी ही, माँ नहीं ब्रह्म ज्ञानी बना सकती तुम्हें। बीवी नहीं, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की उपाधि दिलानी है। और जो तुम्हारी बीवी है वो किसी की माँ भी है, और बीवी ही माँ बनती है। अगर बीवी का सम्मान नहीं तो माँ का सम्मान हो ही नहीं सकता। तुम्हें वंश तुम्हारी बीवी ने तुम्हें देना है, ना कि तुम्हारे माँ बाप ने। माँ बाप के साथ रिलेशन ये स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक तुम्हारा उसके साथ लहू लहू को पुकारता है। पर किसी को गुलाम बनाना या ऐसा करना ये आतंक है, ये कोई अच्छी नीति नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। तुम्हारा है भावना, तुम करो। क्यों अपने रिलेशन को, आने वाले वंश को खराब करने जा रहे हो? जानते हो आपकी बीवी ने आपको औलाद देनी है, पर वो जो पेट में जो जहर है वो तुम्हें अच्छी औलाद नहीं दे पाएगा। बीवी खुश है तभी तुम्हें कोई औलाद दे पाएगी, अच्छी सूरमा दे पाएगी, योद्धा दे पाएगी। ये है हिंदुस्तान का रवैया। फिजिकली उनकी इंद्रियां कैसे रिजल्ट देती हैं, दिमाग कैसा इमोशनल है। अब आते हैं अमेरिका में। यहाँ भी शादीशुदा लोग शादी करवाते हैं, कुछ नहीं भी करवाते हैं वैसे भी, पर चलो हम शादी पे ही बात कर रहे हैं, कपल पे बात करें, न्यू कपल जहाँ शादीशुदा लोग। यहाँ पर तलाक होते हैं 95%, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी है, कोई किसी को लेना देना नहीं, कोई उससे क्या सोचता है। जहाँ एक दूसरे के साथ कोई अटैचमेंट नहीं। वहाँ हिंदुस्तान में कुछ एक दूसरे के साथ हैं, वहाँ के गुरुओं महापुरुषों ने उस धरती में कुछ ऊर्जा पैदा की है। तो यहाँ क्या होता है, शादी होने के बाद बीवी काम पे जाती है, पति काम पे जाता है। जब शाम को घर आते हैं, उनके पास बहुत सुंदर किचन है बनाया हुआ, मशीनरी है, हर चीज़ है, पर वो बाहर से ला कर बीवी कुछ ना कुछ माइक्रोवेव में गर्म करती है, पति को देती है, खुद खाती है। यानी पति और पत्नी का ऋण एक दूसरे पे होता ही नहीं। वो जवानी के कारण थोड़े समय निकालते हैं अपने आप, फिर उसके बाद वो जब जवानी धीरे से मैग्नेट खत्म होने लगता तो अपने आप ही वो उधर चले जाए। यानी अगर पत्नी अपने हाथों से कुछ बना के अपने पति को खिलाए तभी बीवी उसकी ऋणी होगी ना। जहां पति उसको खिलाए, जहां बीवी उसको खिलाए। पर होता ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग जो भी है बाहर से लाया, वहीं खा गया, खा लिया, उसने खा लिया। कोई एक दूसरे के साथ कोई ऐसी भावना नहीं है। यानी एक दूसरे को जो हम आकर्षित करते ना, वो ज़्यादातर यही होता कि मैं तुम्हारे लिए कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए कितना, खाने पीने में, हमारे रहने सहने में। जहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पति अपने आप से आ रहा है, बीवी अपने आप से आ रही है, वो भी अपनी जॉब पे बिजी है, वो अपने जॉब पे बिजी है। एक दूसरे को जो हमारा पर्सनल अटैचमेंट है, जो रिलेशन है, उसमें उनकी कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती। इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बहुत भी, मैं देखा मैं फैमिली, एक बच्चा होने के बाद वो अपने आप ही जुदा हो जाते हैं। हर व्यक्ति एक नहीं, मैं तकरीबन मेरे पास ऐसी फैमिली आती हैं, मैं उनकी हिस्ट्री सुनाऊं तो मुझे भी घबराहट होने लगती है, ये कैसे जीवन जीते होंगे। जब बीवी अलग से आकर स्टोरी सुनाती है, पति अलग से आकर स्टोरी सुनाता, अरे मैंने कहा यार इससे तो अच्छा नर्क होता है, ये नर्क से भी बदतर जीवन जीते हैं। ट्रैफिक रूल है यहाँ पर, लाइफ के रूल नहीं है जहाँ। तो ये दोनों का आपस में
मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते, ये इनका फिजिकली डिलीवरी है, ये फिजिकली सिस्टम का विकास नहीं हो पाया। तो एक बात को ध्यान रखें, पुत्र, मुझे तुमसे प्रेम है, मैं किसी और को तुम पर थोपूं ये आतंक है। मुझे अपनी माँ से बहुत प्रेम है, मैं अपनी माँ से प्रेम करूँगा, किसी दूसरे को भी मैं थोपूं ये नहीं हो सकता। वो तुम्हारी माँ का, मेरी माँ का दूसरे पे पता नहीं कितना नेगेटिव असर है। यानी अपने बुद्धिमता, अगर कामयाब व्यक्ति वही है जो अपना कर्तव्य दूसरे पे ना थोपे, उसकी भावना का भी ध्यान रखें। अब मैं आपको इसको एक डोज देने जा रहा हूँ, मेडिसिन देने जा रहा हूँ। पति और पत्नी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। किसी भी क्षण तुम्हारी बीवी से बहुत बड़ी गलती हो सकती है, किसी भी क्षण तुम्हारे पति से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दोनों की आपस की नाराजगी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे होने चाहिए। 8 घंटे के अंदर अंदर हेलो, आई लव यू, सॉरी हो जाना चाहिए। पहले सॉरी कौन बोलेगा, बीवी बोलेगी या पति बोलेगा, गलती किसकी है ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता कि पहले आई लव यू सॉरी कौन बोलता है। दोनों में से जो पहले आई लव यू सॉरी बोलेगा वो दूसरे पे राज करेगा। ये तुम पे निर्भर है, गलती को नहीं देखना कि उसने की है उतने की, ये गलतियां करवाने वाला कोई और है। तुम पे अपने पे दोष मत लो कि उसने गलती की है, बस तुम उन्हें किसी भी तरह हाथ बढ़ाकर 8 घंटे के अंदर अंदर पिछली दास्तां को क्लोज कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खानदान में कोई सूरमा पैदा हो, कोई योद्धा पैदा हो, जब तक तुम्हारे घर में 2 बच्चे ना पैदा हो जाएं, पति और पत्नी के बीच तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, ना माता पिता, ना घर में कोई पालतू कुत्ता। इन 3 चीजों से बचो। जब 2 बच्चे घर में पैदा हो जाएं, फिर चाहे सारे संसार को अपने बीच में लाके खड़ा कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खानदान में कोई ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी आए, कोई योद्धा आए, कोई सूरमा आए, कोई राजा आए, तो उसके लिए तुम्हें अपनी बीवी को खुश रखना बहुत जरूरी है। जहां तक बीवी को खुश रखना, एक मैं आपको मेडिसिन देने जा रहा हूं। पता नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं उसे लागू करते हैं, ट्राई करके देखना इसका कितना प्रभाव है। जब भी सुबह काम पे जाना, करके देखना, है थोड़ा अटपटा ही, अटपटा इसलिए कि पुराना ज्ञान तुम पे भारी है। जब भी सुबह काम पे जाना, अपनी बीवी को नमस्कार करके उसके पांव हाथ लगा के उसका आशीर्वाद लेके जाना। मैं तुम्हें गोल गोल बात नहीं करूंगा। आशीर्वाद सिर्फ बीवी का ही होता है, माँ बाप का आशीर्वाद होता ही नहीं। आशीर्वाद अगर बीवी दे, तुम्हें राजा बना सकती। बीवी चाहे कितनी भी कलहार करने वाली क्यों ना हो, तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। एक बीवी छोड़कर दूसरी लाओगे, तीसरी लाओगे, चौथी लाओगे, बीवी पहले ही होती है, उसके बाद तो विषय ही बेकार ही हो सकते हैं, एक समझौता हो सकता है। पहली जो बीवी है जो तुम्हारी झोली में आके गिरी, वो तुम्हारा भाग्य है, उसे तुम्हें तह दिल से स्वीकार करना होगा। ईश्वर तुम पर फिदा होंगे। अगर तुमने दांत पीकर उससे छुड़ाना है, मुक्ति लेनी है, सारा जीवन चाहे तुम लाखों की संपत्ति के मालिक बन जाओ, समझ लेना कि कोई वफादार नहीं है तुम्हारा। पत्नी का आशीर्वाद से ही तुम्हें मृत्यु से भी मुक्ति मिल सकती है। माँ बाप हमारे शरीर का एक अंग होते हैं पुत्र, उनका आशीर्वाद कोई मायने रखता, बीवी का आशीर्वाद मायने रखता है। अगर बीवी ने बोल दिया फतेह, तो फतेह, तुम्हें फतेह मिलेगी पुत्र। तो बीवी को खुश करने के लिए तुम्हें ही जगाल सोचना होगा, लाइफ प्लान ऐसा करना होगा,
बाकी हर कार्य तुम अपने प्लान से करते हो, इसको भी तुम खोजो कि मैं अपनी बीवी को कैसे खुश रख सकता हूँ। भले उसका स्वभाव कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसको अपना भाग्य मान लेना। वही क्रूर तुम्हारी पत्नी तुम्हें एक ना एक दिन राजयोग दिला देगी। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये अटल सत्य है। अनुभव बड़ी छोटी चीज़ होती, बहुत अनुभव बदलते रहते हैं। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, 10 दिनों बाद मेरा विचार डिफरेंट हो जाएंगे। मैं अपने ही बातों का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सब लोग ऐसे हैं, ये नहीं कि मैंने जो आज लिख दिया ग्रंथ में वही सत्य होने वाला है। 10 दिन बाद ये सत्य डिफरेंट हो जाएगा, 20 दिन बाद और डिफरेंट हो जाएगा। लाइव ये बातें इस वक्त की है, शायद 1 महीना चले, 2 महीना चले, 10 साल चले, 100 साल चले, लाखों सालों तक ये मेरी बातें नहीं चलने वाली। समय समय पे हर चीज़ बदलती है। आप भी अपने विचारों को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आज से देखो 6 महीने पहले आपके विचार कैसे थे, 2 साल पहले कैसे थे, 3 साल, अपने आप बदलते गए। आपकी इंद्रियां अपने आप डिफरेंट रिजल्ट देने लगी। तो ये कुदरत के रूल्स हैं, अपने आप बदलता रहता है। हम किसी पुराने डायलॉग को, पुराने ज्ञान को लेके बैठे रहें, इससे तुम्हारा जीवन एक डिब्बे में बंद हो जाएगा। बहुत सी काबिलियत होने के बाद भी तुम्हारी पर्सनैलिटी चंद रिश्तेदारों तक सीमित रह जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट मिलेंगे, फिर कभी ट्राई करेंगे मिलने की। ये छोटी सी डिब्बी में फिर से आएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार।